तो स्टूडेंट लाइफ में जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, ये बात है करीब करीब 1991 की। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए ऑफिसर रिक्रूट हो गया था। मगर एस्ट्रोलॉजी का बहुत पैशन था मुझे, तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। तो उपच हाउसेस से रिलेटेड मैंने बृहद पाराशर ओरा शास्त्र में पढ़ा और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहा करते थे कि मेलिफिक प्लेनेट जो होते हैं, अशुभ ग्रह, वो उपच हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये बात मुझे कुछ समझ में भी अच्छे से नहीं आती थी। बहुत लोगों से मैंने प्रयास किया, मगर सब बताते देते कि भाई अच्छे फल देते हैं क्योंकि बृहद पाराशर ओरा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मेरे माइंड के अंदर एक कीड़ा चल रहा था कि मैं इसका कोई जवाब ढूंढ पाऊं कि क्यों वो अच्छे फल देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमारे अंदर जो भी प्रश्न होता है वो बीज होता है और उसका जवाब यूनिवर्स में जरूर होता है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब वहीं आसपास जरूर अवेलेबल होता है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि जो बीमारी होती है उसकी जड़ी बूटी वहीं पर मौजूद होती है। इसी तरीके से मेरे दिमाग के अंदर प्रश्न उठा और उसके कुछ दिन बाद ये दिमाग काफी दिन तक मेरे पास चलता रहा। मैंने कई क्लासिक्स पढ़े मगर कुछ जवाब ठीक ठाक मिला नहीं। तो मुझे हरिद्वार जाना पड़ा अपने गुरुजी के पास, और गुरुजी के पास गया मैं तो देखिए चमत्कार, मेरे मन की इच्छा पूरी हुई। वहां पर गुरुजी किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि उपच हाउसेस के अंदर मेलेफिक प्लेनेट क्यों अच्छे रिजल्ट देते हैं। और तब मुझे ये बात कुछ समझ में आई और आगे मैंने इस पर अध्ययन किया। तो मैं उसके बेस पे ही आपको बताऊंगा कि उपच हाउसेस के अंदर मेलेफिक प्लेनेट अच्छे रिजल्ट क्यों देते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है उपच हाउसेस होते क्या है, क्यों उन्हें उपच हाउसेस बोला जाता है। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर यदि आप सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस मानो, धन या पैसे के हिसाब से कलयुग के अंदर उन्हीं हाउसेस को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, या और भी किसी भी तरीके से, तो आपका दूसरा भाव धन और आपकी परिकुटुंब का भाव है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा, धन और संतान का भाव है। नवा भाव आपके भाग्य का भाव है, नवा भाव भी धन भाव है। और 11वां भाव लाभ भाव है, वो धन भाव नहीं है, वो लाभ भाव है, जिसे हम गलती से धन भाव बोलते हैं। गेन, आपकी इच्छा पूर्ति और इच्छाओं का भाव 11वां भाव है। तो यदि हम लग्न को यदि हटा दें तो आपकी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं 2, 5, 9 एंड 11। ऑब्वियसली 10th और लग्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर यदि उन्हें मैं हटा दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस आपकी कुंडली में वो है दूसरा भाव धन भाव, पांचवा भाव लक्ष्मी स्थान, नवा भाव लक्ष्मी स्थान, लग्न ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एस्ट्रोलॉजी का एक सामान्य नियम है कि जब भी, ये एक कॉमन सा नियम है कि जब भी आपकी कुंडली के अंदर कोई भी काम होना है तो कोई भी भाव जो है उससे दूसरा भाव उसकी वृद्धि या गेन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी भाव है उससे 11वां भाव उसके गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी भाव है उससे 12वां भाव उसके लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप आ जाइए, जो दूसरा भाव है उसका जो गेन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तीसरा भाव। तो दूसरे भाव की वृद्धि को तीसरा भाव रिप्रेजेंट करेगा। पांचवा भाव है उसकी वृद्धि को छठा भाव रिप्रेजेंट करेगा। नवा भाव है उसकी वृद्धि को 10वां भाव रिप्रेजेंट करेगा और 10वां भाव है उसकी वृद्धि को 11वां भाव रिप्रेजेंट करेगा। तो जो तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव रेस्पेक्टिवली आपके दूसरे भाव, पांचवें भाव, नवे भाव और 10वें भाव की वृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें उपचय हाउसेस बोलते हैं। ये आपको वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। तो उपचय मीन्स ये आपके जो मुख्य धन से रिलेटेड हाउसेस हैं, उन धन से रिलेटेड हाउसेस की वृद्धि को ये सारे भाव रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? उपचय हाउसेस। तो उपचय का यहां पर आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब सवाल यह उठता है कि इन हाउसेस के अंदर अशुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट क्यों देते हैं। अब देखिए ना, हाउसेस की हम नेचर समझेंगे जो कि आपको वृद्धि दे रहे हैं। धन भाव में वृद्धि तीसरा भाव दे रहा है, आपकी एजुकेशन, संतान और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि छठा भाव दे रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि 10वां भाव दे रहा है और कारोबार में वृद्धि 11वां भाव दे रहा है। ये सभी वृद्धि दे रहे हैं। अब इन सभी भावों की नेचर को समझिए। ये 10वें भाव को छोड़ दिया जाए तो ये सभी भाव आपकी कुंडली के अशुभ भाव है। तीसरा भाव भी अशुभ है,
छठा भाव भी अशुभ है और 11वां भाव भी अशुभ है, और 10वां भाव आपका न्यूट्रल या सम होता है। अब देखिए जो अशुभ भाव है ये, इनके कार्य क्या है, अशुभ भाव क्यों कहा गया है इन्हें, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं जो कि शुभ ग्रह नहीं कर सकते। तीसरा भाव पराक्रम भाव है। अब पराक्रम तो अशुभ ग्रह ही दिखाएगा, कोई शुभ ग्रह तो पराक्रम दिखा नहीं सकता। तो शुभ ग्रह तो शुभ कार्य कर सकता है, आपसे भजन करवा लीजिए, पूजन करवा लीजिए, धन आपको दिलवा देगा, मगर पराक्रम दिखाने का काम नहीं है। तो तीसरे भाव का कारक भी देखिए कौन है, मंगल। छठा भाव फिर आपका कंपटीशन का भाव है, शत्रुता का भाव है, आपके लीगल केसेस का भाव है, बीमारियों का भाव है। तो यह भी कोई शुभ ग्रह के बस की बात नहीं है। कंपटीशन में कौन विक्ट्री दिलवाएगा आपको, डिस्प्यूट में कौन विक्ट्री दिलवाएगा, शत्रुता कौन करवाएगा, वो भी कोई शुभ ग्रह नहीं करा सकते, और इनमें सक्सेस भी शुभ ग्रह नहीं दे सकते, इसलिए इसका कारक भी मंगल है। अब आप आ जाते हैं 10वें भाव में। तो 10वां भाव आपके सभी तरीके के कर्म कांडों का भाव होता है। तो सभी तरीके के कर्म कांडों में सभी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, वहां पर शुभ ग्रह भी जरूरी होता है और अशुभ ग्रह भी जरूरी होता है। तो 10वें भाव के देखिए आप कारक सभी तरीके के ग्रह हैं, शुभ भी है, अशुभ भी है, शनि भी कारक है, बुध भी कारक है, जुपिटर भी कारक है, और इस तरीके से 10th हाउस के सभी कारक हो जाते हैं। 11वां भाव एक्चुअली कोई धन भाव नहीं है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का और लाभ का भाव है। अब लाभ जो दिलाएगा उसका कारक एक्चुअल में जुपिटर है, मगर वो आपको केवल धन के मामले में लाभ दिलाता है जुपिटर, विद्या के मामले में लाभ दिलाता है जुपिटर, मगर आपकी जो इच्छाओं को लेकर आता है आपके माइंड के अंदर, तो इच्छाओं को कौन लेकर आते हैं, वो छदम ग्रह लेकर आते हैं, राहु टाइप, जो आपके मन के अंदर भ्रम क्रिएट करेंगे। इसलिए 11th हाउस में भी जो आपको उसके रिजल्ट देने की जो जिम्मेवारी होगी वो अशुभ ग्रहों की होगी। तो हम देखते हैं कि जो आपके दूसरा, 5वां और 9वां भाव जो मुख्य भाव है, इनकी वृद्धि करने के लिए जो भाव है वो सभी अशुभ भाव है, और उनके कार्यकत्व ऐसे हैं कि उन कार्यकत्वों को शुभ ग्रह नहीं कर सकते। अब 9वें भाव में आपकी वृद्धि करनी है तो 10th हाउस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। 5वें भाव में वृद्धि करनी है तो छठा भाव उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब छठा भाव कौन है, शत्रुता में आपको कौन विक्ट्री दिलवाएगा, आपको कंपटीशन में कौन विक्ट्री दिलवाएगा, शुभ ग्रह नहीं दिलवा सकते। अब आप कहेंगे कि इन भावों में शुभ ग्रह क्यों नहीं अच्छे रिजल्ट देते, तो देखिए अशुभ भाव है, यदि इनके अंदर आपने शुभ ग्रहों को बिठा दिया तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रहों का नेचर नहीं है इन भावों के हिसाब से। जुपिटर आपको पराक्रम नहीं दे सकता, बृहस्पति आपको कंपटीशन, वो शुक्र आपको कंपटीशन में सक्सेस नहीं दे सकता छठे भाव के अंदर जाकर बैठकर। तो यदि शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट इन भावों में आप करेंगे तो जो शुभ ग्रहों का नेचर इन भावों के रिजल्ट से नहीं मिलता, इसलिए इन भावों के जो रिजल्ट आपको चाहिए वो काम करने की ताकत अशुभ ग्रहों के अंदर ही है। आपको पराक्रम कौन दिलवाएगा बताइए, कहीं लड़ाई हो जाती है आपके अंदर साहस कौन क्रिएट करेगा, आपके अंदर जुपिटर साहस क्रिएट नहीं कर सकता, आपके अंदर शुक्र साहस क्रिएट नहीं कर सकता, आपके अंदर साहस क्रिएट करने की जिम्मेवारी मंगल की होगी, आपके अंदर साहस क्रिएट करने की जिम्मेवारी राहु की होगी। आपने ट्रांजिट में भी देखा होगा, गोचर के अंदर भी हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं, सभी अशुभ ग्रह, चाहे आपका सूर्य हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, ये सभी आपके उपचय हाउसेस 3, 6, 10, 11 में जब भी चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव के अंदर ये ट्रांजिट करते हैं तो शुभ रिजल्ट देते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि इन भावों की जो नेचर है, इन भावों का जो सीरत है, वो अशुभ ग्रह ही उसको हैंडल कर सकते हैं। शुभ ग्रहों को यदि आपने वहां पर बिठा दिया तो वो खराब हो जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि उपचय हाउसेस के अंदर अशुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। मगर फिर गुरुजी ने एक और बात बताई जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। हम देखते हैं कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो हमें तो बड़े शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं, मगर ये आधी अधूरी बात है। अब पूरी बात क्या बताई गुरुजी ने कि आपके ये प्लेनेट आपके अच्छे रिजल्ट तभी देंगे जब शुभ ग्रह केंद्र स्थानों पर या त्रिकोण में बैठे हो। केंद्र स्थानों को हम एक्चुअली स्तंभ बोलते हैं। अब आपका केंद्र स्थान यदि मजबूत है, आपकी कुंडली के केंद्र स्थान मजबूत होने का मतलब आपकी कुंडली बली होगी, और कुंडली बली होगी तो आप बली हो गए, आपकी लग्न भी स्ट्रांग हो जाती है यदि केंद्र स्थानों के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं। तो जिस व्यक्ति की लग्न स्ट्रांग है, जो व्यक्ति खुद स्ट्रांग है, वही अशुभ ग्रहों से फल निकलवा सकता है या अशुभ ग्रहों से काम ले सकता है। अब 3, 6, 10, 11 में आपके अशुभ ग्रह है, बहुत अच्छी बात है, मगर केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह नहीं बैठे हुए हैं
तो वो अशुभ ग्रहों से आपकी कुंडली या आपकी लग्न काम लेने में कामयाब नहीं हो पाएगी। आप उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे फल मिलेंगे, मगर आपको अच्छे फल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो उपचय हाउसेज में तभी अशुभ ग्रह आपको अच्छे फल देंगे जब आपके शुभ ग्रह मेनली केंद्र स्थानों में बैठे हो। यदि वो त्रिकोण में बैठे हो तभी भी हम मान सकते हैं कि वो ठीक ठाक फल देंगे, मगर जो आपको सबसे बेहतरीन फल चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि आपके उपचय हाउसेज में अशुभ ग्रह हो और आपके शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण के अंदर बैठे हो। ऐसे व्यक्ति को तो सक्सेस मिलनी है, कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। उसकी दीर्घायु होगी, मृत्यु भी नहीं होगी आसानी से। यह लंबी उम्र का कॉम्बिनेशन है, यह हाईएस्ट सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। उससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके उपचय हाउसेज में अशुभ ग्रह हो और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हो। मगर अक्सर ऐसा तो होगा नहीं कि सारे अशुभ ग्रह उपचय हाउसेज में बैठे होंगे और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे होंगे। आपको इसका कॉम्बिनेशन ही अक्सर मिलेगा। मगर फिर भी यदि कुछ शुभ ग्रह आपकी लग्न को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, केंद्र स्थानों में बैठे हैं, और कुछ अशुभ ग्रह आपके उपचय हाउसेज में बैठे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी के अंदर साहस भी होगा, पराक्रम भी होगा, शत्रुओं पर आप विजय भी पाएंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी तरीके से पूरी होंगी। तो ये सारा कुछ एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें कुंडली को एनालिसिस करते टाइम रख के चलना है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको आप बहुत जरूरी ध्यान रखें। यस, उसका रीजन ये है कि आपका जब हम उपचय हाउसेस की बात कर लेते हैं तो हम एक तरफा बात कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि शनि उपचय हाउस में बैठा हुआ है। केवल शनि के उपचय हाउस में बैठने से वो आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं देगा। आप उसके दो कॉम्बिनेशन है। यस, आपके केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह होने चाहिए। हाँ, साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं। सपोज उपचय हाउसेस तीसरे हाउस के अंदर अशुभ ग्रह बैठा है, तो मेरी बात सुन के आपको लगेगा कि केंद्र स्थानों में भी शुभ ग्रह कि आपको तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब इसको मैं फर्दर बाइफरकेट कर देता हूं। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ अशुभ ग्रह तभी अच्छे रिजल्ट देगा जब आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा। रिजल्ट तो उसको सेकंड हाउस को ही तो वृद्धि करनी है, दूसरे भाव के रिजल्ट में उसे वृद्धि करनी है। अब दूसरे हाउस के आपको रिजल्ट मिलेंगे तभी तो वृद्धि करेगा वो। जब आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं है तो वृद्धि किस चीज में करेगा? सपोज आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो उसको बढ़ाएगा किस तरीके से? तो बढ़ाने का तरीका ये होता है, आपके पास धन होना चाहिए तभी तो धन में वृद्धि करेगा। आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 को वृद्धि करके 1000 करेगा, मगर जो चीज है ही नहीं उसमें वृद्धि नहीं करेगा। तो जब भी आप उपचय हाउसेज का उपयोग करें तो आप देख लीजिएगा कि अशुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठा है तो आपका सेकंड हाउस बली होना चाहिए। अशुभ ग्रह यदि छठे भाव में बैठा है तो पांचवा भाव बली होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट में वृद्धि करेगा। दूसरी चीज और मैं बता देता हूं, लिविंग सिग्निफिकेशन में कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि आपका अशुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठा है तो वो आपके धन में वृद्धि करेगा मगर परिवार में वृद्धि नहीं करेगा। अशुभ ग्रह यदि छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट, आप पैसे वगैरह लगाओगे उसमें वृद्धि करेगा, स्पोर्ट्स में आपको सक्सेस दिलवा देगा, मगर आपकी एजुकेशन और संतान में वृद्धि नहीं करेगा। इसी तरीके से आपका उपचय हाउसेज के अंदर 10वें भाव के अंदर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो 9th हाउस से रिलेटेड आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, मगर वो आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं करेगा 10वें भाव में बैठा हुआ, क्योंकि 9th हाउस ज्ञान का भी भाव है। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को इंटरप्रेट करना है कि उपचय हाउस में तभी आपका वृद्धि करेगा जब उससे पिछले हाउस मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर कुछ होना चाहिए। यदि उसके अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है तो वहां पर वृद्धि करने की कोई भी संभावना नहीं होगी। ठीक, नमस्कार।